और 1960 के प्रकाशनों के बाद यह सिलसिला रुक गया, क्योंकि भारत के अकादमिक क्षेत्र में कुछ ऐसे लोगों का आविर्भाव हुआ, एक ऐसी विचारधारा से प्रेरित लोगों का वर्चस्व कायम हो गया, जिन्होंने भारत गौरव से संबंधित जो भी अभिलेख थे, जो भी अध्ययन थे, उसको उन्होंने सिलेबस से ड्रॉप किया, सर्कुलेशन से ड्रॉप किया, और यह बृहत्तर भारत नामक विषय बंद हो गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस बृहत्तर भारत और क्षेत्र अध्ययन के माध्यम से, जिसको एरिया स्टडीज भी बोलते हैं, हम पुनः उस विषय को स्थापित करना चाहते हैं। और जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति के विरासतें प्राप्त हैं, या उन देशों और हमारे पूर्वजों के निर्मित जो साझी विरासतें हैं, उसके अध्ययन का, प्रकाशन का, उसके डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, ताकि वर्तमान पीढ़ी और आगे की पीढ़ी तक भी ये बात पहुंच सके, क्योंकि ये भी एक भारत का इतिहास है, भारत के बाहर का इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा कायम है। और यह एक तरीके से हमारे उन पूर्वजों कुमारजीव, गौतम प्रज्ञा रुचि, पुण्यवर्मा, गुणवर्मन, बुद्धिधर्म, काश्यप मतंग, अतीश दीपंकर, पद्म संभव के प्रति ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। एक सवाल आपसे, चीन को लेकर आपने पुस्तक भी लिखी है, मध्य पूर्व एशिया के आप विशेषज्ञ भी हैं, चीन पर भी आप नजर रख रहे हैं। अभी हाल ही में जो दलाई लामा को लेकर भी एक बहस चल रही है कि चीन की तरफ से नहीं होगा, दलाई लामा ही उसका तय करेंगे, जो नया दलाई लामा होगा। इस पर जानना चाहता हूँ आपसे। जैसा कि हम जानते हैं कि तिब्बत में जो बौद्ध धर्म स्थापित हुआ, भारत की संस्कृति स्थापित हुई, क्योंकि हम देखेंगे बौद्ध धर्म के जाने के बाद तिब्बत क्षेत्र का साहित्य बदला, वहाँ के कला परंपरा बदल गई, और भारत देश से गए लोगों ने, लहासा में अतीश दीपंकर जैसे लोगों ने, श्री ज्ञान जैसे लोगों ने, पद्म संभव जैसे लोगों ने एक तिब्बती सभ्यता, धर्म, संस्कृति का निर्माण किया। इवन जो लामा पद है, मंगोल सम्राट के समय में ही भारतीय विद्वानों को बुला करके और वहाँ पे लामा पंथ की स्थापना हुई, और अभी वर्तमान में जो दलाई लामा जी हैं, उसी पंथ के पीठाधीश्वर हैं। चीन उस क्षेत्र के सांस्कृतिक अस्मिता को मिटाना चाहता है, लेकिन हम उस सांस्कृतिक अस्मिता को कायम करना चाहते हैं। हम दलाई लामा का सम्मान करना चाहते हैं, हम तिब्बत के लोगों का सम्मान करना चाहते हैं, करते भी हैं। चीन कभी भी हमारा पड़ोसी नहीं रहा, भारत की सीमा कभी भी चीन से नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि चीन की परंपरा में हिमालय शब्द भी नहीं मिला, उसको भी वो हिमालय उच्चारण करते हैं। हिमालय तिब्बत और भारत के मध्य का पर्वत श्रृंखला है, जो दोनों तरफ की संस्कृतियों का प्रेरक तत्व है। हिमालय से सैकड़ों नदियां निकलकर भारत की ओर प्रवाहित होती हैं, दसियों नदियां तिब्बत की ओर प्रवाहित होकर के पश्चिमी समुद्र में मिल जाती थी। तो चीन उस तिब्बती संस्कृति अस्मिता को मिटाना चाहता है, और हम उस अस्मिता और संस्कृति को कायम रखना चाहते हैं। दलाई लामा का हम सम्मान करते हैं, और आगे भी भारत की पीढ़ी, भारत के लोग दलाई लामा, तिब्बत देश, तिब्बत संस्कृति का संरक्षण करते रहेंगे, और हम उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। अभी हाल ही में सिक्किम से राज्यसभा सांसद ने भी ये कहा है कि अब भारत को चीन सीमा नहीं, बल्कि भारत के साथ तिब्बत की सीमा है। इस पर भारत सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी। आप भी इस बात को तस्दीक करते हैं कि अब समय आ गया है कि भारत और तिब्बत सीमा कहा जाए, ना कि चीन और सीमा? बिल्कुल, वो हिमालय जो है वो भारत और तिब्बत के मध्य का है। हिमालय जहाँ से जो सीमा रेखा गुजरती है, कभी भी भारत और चीन के मध्य नहीं रही है। तो वो जो वर्तमान रेखा है, वो भारत चीन की रेखा है, सीमा रेखा है। भारत चीन की सीमा रेखा के नाम से हमें संबोधित उसे करना चाहिए। उन्होंने सही कहा, इतिहास को पढ़ के कहा है, इतिहास में ये बात सत्य प्रमाणित होती है।